रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी से हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, जो कि है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रांसफ्यूजन। ब्लड प्रोडक्ट्स जो है ना, वो ऑफन राइटली कहलाते हैं द गिफ्ट ऑफ लाइफ, और ये परमिट करते हैं पीपल को टू सर्वाइव द ट्रॉमेटिक इंजरीज एंड प्रोसीजर्स, जैसे कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन को ये इसी की मदद से सर्वाइव करते हैं ब्लड प्रोडक्ट्स से, और कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स को भी, जो कि अदरवाइज़ फैटल होते। तो तकरीबन 5 मिलियन रेड सेल की ट्रांसफ्यूजन जो है ना, वो दी जाती हैं यूएस हॉस्पिटल में हर साल। थैंक्स टू द इम्प्रूव्ड स्क्रीनिंग ऑफ डोनर्स ब्लड प्रोडक्ट्स, जिसमें पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, जो कि सेफ़र हैं देन एवर बिफोर। ठीक है, इसकी स्क्रीनिंग की वजह से। नेवरथलेस कॉम्प्लिकेशन स्टिल होती हैं। मोस्ट जो है वो है माइनर और ट्रांजिएंट कॉम्प्लिकेशन। जो मोस्ट कॉमन है उसको हम कहते हैं फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन। ये जो है होता है मतलब फीवर की एक फॉर्म लेता है, और इसमें चिल्स होती हैं। समटाइम्स जो है माइल्ड डिस्निया होगा। तकरीबन 6 घंटों के बाद जब हम प्लेटलेट्स की या फिर रेड सेल्स की ट्रांसफ्यूजन करेंगे, तो उसके 6 घंटों के बाद ये फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन होता है। ठीक है, बुखार की तरह का होगा, बस थोड़ा सा डिस्निया, बुखार और चिल्स होंगी। अब ये थॉट हुआ है कि ये रिएक्शन जो है ना, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स की वजह से होते हैं, जो कि हमारे डोनर ल्यूकोसाइट्स में से डेराइव होते हैं वो मेडिएटर्स। फ्रीक्वेंसी इस तरह के रिएक्शंस की बढ़ती है विद द स्टोरेज एज ऑफ द प्रोडक्ट, और डिक्रीज होती है इसकी फ्रीक्वेंसी बाय द मेजर्स दैट लिमिट द डोनर ल्यूकोसाइट कंटेमिनेशन। जितनी कम होगी कंटेमिनेशन, तो इस तरह के रिएक्शंस कम होंगे। लेकिन जितना ज़्यादा जो है स्टोरेज एज बढ़ेगी प्रोडक्ट की, मतलब स्टोर हुआ हम यूज़ करेंगे, तो ये इस तरह के रिएक्शन ज़्यादा होंगे। तो सिम्टम्स जो है ना, ये एंटीपायरेटिक्स को रिस्पॉन्ड करेंगे जब हम एंटीपायरेटिक्स दवाएं देंगे, और फिर शॉर्ट लिव्ड होंगे। बाकी जो और ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शंस हैं वो अनकॉमन है या रेयर है, लेकिन वो सीवियर हो सकते हैं, और कभी कभार उनमें फैटल कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिल सकते हैं, और इसीलिए मेरिट करते हैं ब्रीफ डिस्कशन। उसके बाद आता है एलर्जिक रिएक्शंस। सिवियर और पोटेंशियली जो फैटल एलर्जिक रिएक्शंस है ना, ये होते हैं जब ब्लड के प्रोडक्ट्स जिनमें सर्टेन एंटीजेंस मौजूद हैं, वो हम किसी पहले से प्रीवियसली सेंसिटाइज रेसिपिएंट को दें। ठीक है, ऐसा ब्लड दें, ब्लड प्रोडक्ट्स जिनमें एंटीजेंस मौजूद हैं, वो वाले एंटीजेंस जिसके लिए वो रेसिपिएंट ऑलरेडी सेंसिटाइज हुआ हुआ है। तो ये एक किस्म का सिवियर और पोटेंशियली फैटल एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा। तो ये जो है ना, बहुत मोस्ट लाइकली होते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें IgA की डेफिशिएंसी होती है, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1:300 to 1:500 पीपल है। रिएक्शन ट्रिगर होता है हमारी IgG एंटीबॉडीज़ की वजह से, जो कि रिकोगनाइज़ करती हैं IgA को इन्फ्यूज़ हुए ब्लड के अंदर। ठीक है, फॉर्चुनेटली मोस्ट पेशेंट्स हैं जिनमें IgA की डेफिशिएंसी है, तो वो इस तरह की एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं करते। जो IgA की ही डेफिशिएंसी वाले लोग हैं, उनमें तो बनेगी ही नहीं। तो ये सीवियर रिएक्शंस जो है उन लोगों में रेयर होंगे, और 1 in 20,000 to 1 in 50,000 ट्रांसफ्यूजन्स में ये होते हैं। अर्टिकेरियल एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, अर्टिकेरिया जैसे, ये भी ट्रिगर होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ एलर्जिन, जो कि डोनेटेड ब्लड प्रोडक्ट में मौजूद है, और उसको जो है हमारी IgE एंटीबॉडीज़ उस एलर्जिन को रिकोगनाइज़ करेंगी। ठीक है, रेसिपिएंट की जो IgE होगी वो उसको डोनेटेड ब्लड वाले एलर्जिन को रिकोगनाइज़ करेंगी, और अर्टिकेरियल एलर्जिक रिएक्शन होगा। तो ये कुछ कॉमन है, मतलब ये वाला रिएक्शन ज़्यादा कॉमन है, और ये 1 to 3% ऑफ द ट्रांसफ्यूजन में होता है, लेकिन ये जनरली माइल्ड होता है। अब चलते हैं हीमोलाइटिक रिएक्शंस की तरफ। अक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शंस, अक्यूट वाले जो हैं, ये यूजुअली होते हैं जब प्री फॉर्म्ड IgM एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द डोनर रेड सेल के खिलाफ जो बनी है, वो फिक्स करेंगी कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, डोनर रेड सेल्स के खिलाफ जो है रेसिपिएंट में IgM एंटीबॉडीज़ बनी है, प्री फॉर्म्ड IgM एंटीबॉडीज़ बनी नहीं है, मतलब वो प्री फॉर्म्ड है, वो जो है वो फिक्स करेंगे कॉम्प्लीमेंट को, तो उससे जो है अक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन होंगे। तो ये मोस्ट कॉमनली स्टेम करते हैं जब एरर आ जाता है पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन में, या फिर ट्यूब लेबलिंग में, जब हम लेबल कर रहे होते हैं ना, तो इससे उसमें हम कोई एरर आ गया है,
तो जिसके नतीजे में पेशेंट जो है ना ABO इनकम्पैटिबल यूनिट ऑफ ब्लड ले लेता है। स्क्रीनिंग तो हमने की भी है, लेकिन हमने गलत से लेबल गलत लगा लिया और ABO इनकम्पैटिबल ब्लड लगा दिया उसको, या फिर हमने पेशेंट की सही से आइडेंटिफिकेशन नहीं की। तो उसमें ऐसा होता है कॉमनली। प्री एग्जिस्टिंग जो हमारी पहले से नेचुरल IgM एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, तो ये यूजुअली अगेंस्ट द ब्लड ग्रुप एंटीजन A या B होती हैं। ये जाके बाइंड करेंगी रेड सेल्स के साथ और रैपिडली कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड लाइसिस करवा देंगी। इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस होगी और हीमोग्लोबिन यूरिया होगा, जिसके साथ फीवर मिलेगा, शेकिंग चिल्स होंगी पेशेंट को और उसको फ्लैंक पेन होगा। ठीक है, डायरेक्ट कोम टेस्ट इसमें पॉजिटिव मिलेगा अनलेस ऑल ऑफ द डोनर रेड सेल्स हैव लाइज। जब तक सारे रेड सेल्स डोनर के जो हमने दिए हैं, इन्फ्यूज़ किए हैं, वो लाइज नहीं हो जाते, तब तक कोम टेस्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। साइंस और सिम्टम्स जो हैं वो होते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है रादर देन द हीमोलाइसिस पर से। कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन की वजह से ज़्यादातर साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, जैसे कि ऑस्मोटिक लाइसिस मिलेगी रेड सेल्स की। जैसे कि जो ऑस्मोटिक लाइसिस है रेड सेल्स की, तो उसकी वजह से जो है ना हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है विदाउट एनी अदर सिम्टम्स। ऑस्मोटिक लाइसिस ऑफ रेड सेल्स कैसे होगी? फॉर एग्जांपल जैसे मिस्टेकनली हम रेड सेल्स को और 5% डेक्सट्रोज को वाटर में जो है ना सिमल्टेनियसली ये दोनों चीज़ें इन्फ्यूज़ करवाएं, तो ये ऑस्मोटिक लाइसिस होती है रेड सेल की। तो इसमें ना हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, बाकी कोई सिम्टम्स नहीं होते। सीवियर केसेस में जो प्रोसेस है वो रैपिडली DIC की तरफ प्रोग्रेस करेगा। शॉक हो सकता है, रीनल फेलियर और डेथ। ये हो गया अक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन। अब डिलेड हीमोलाइटिक रिएक्शन जो होते हैं ना, वो कॉज होते हैं जो बाय द एंटीबॉडीज़ जो रिकॉग्नाइज करती हैं रेड सेल के एंटीजन्स को, जो रेसिपिएंट जो है वो पहले से ही सेंसिटाइज था उन एंटीजन्स के लिए। उन एंटीजन्स को जो है ना एंटीबॉडीज़ आके रिकॉग्नाइज करेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे थ्रू अ प्रीवियसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पहले हमने कोई ऐसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की थी तो पहले से उसका जो है सेंसिटाइजेशन हुई भी है, और अब वही जो है एंटीजन अगर आता है तो इसमें जो है डिलेड हीमोलाइटिक रिएक्शन हो जाएगा। अब ये टिपिकली कॉज होते हैं IgG एंटीबॉडीज़ की वजह से। अब ये देखें फ़र्क आ गया। अब IgG एंटीबॉडीज़ इसमें जो है वो हमें पॉजिटिव डायरेक्ट कोम टेस्ट देंगी और लैब फीचर जो हैं वो हीमोलाइसिस के यहाँ पे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमें हेप्टोग्लोबिन इसमें लो मिलेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो इंक्रीज मिलेगा, बड़ा हुआ होगा। तो एंटीबॉडीज़ इन एंटीजन्स के खिलाफ जैसे कि RH एंटीजन, कैल या किड एंटीजन के खिलाफ जो है ना समटाइम्स फिक्स करेंगे कॉम्प्लीमेंट को, और उसके नतीजे में बहुत ही सीवियर और पोटेंशियली फैटल रिएक्शंस होंगे जो कि बिल्कुल उसी तरह आइडेंटिकल होंगे जैसा कि हमें ABO मिसमैचेस में मिले। बाकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कॉम्प्लीमेंट को फिक्स नहीं करेंगी टिपिकली और रिजल्ट कर देंगी एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस में, और रिलेटिवली माइनर साइंस एंड सिम्टम होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी। अब ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी ट्राली जो है ये एक सिवियर और बहुत ही फ्रीक्वेंटली फैटल कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें जो है ना वो फैक्टर्स जो कि ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड के प्रोडक्ट में है वो ट्रिगर कर देते हैं न्यूट्रोफिल्स की एक्टिवेशन को हमारे लंग के माइक्रोवास्कुलेचर में। यानी उसी ट्रांसफ्यूज ब्लड में ऐसे फैक्टर हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करवा रहे हैं लंग के माइक्रोवास्कुलेचर में। तो इसका इंसिडेंस जो है लो है, प्रोबेबली एक केस होता है 10,000 ट्रांसफ्यूजन में। करंटली जो है थिंकिंग अबाउट द ट्राली फेवर्स द 2 हिट हाइपोथेसिस। 2 हिट हाइपोथेसिस में क्या है कि जो फर्स्ट हिट होता है वो एक एक्सपोजर होता है जो एक्टिवेट कर देता है हमारे एंडोथेलियल सेल्स को पल्मोनरी कैपिलरीज में। ये फर्स्ट हिट की बात हो रही है, कैपिलरीज में एंडोथेलियल सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये जो प्राइमिंग इवेंट है इसके डाइवर्स वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि स्मोकिंग की वजह से ये फर्स्ट हिट होगा, सेप्सिस या शॉक की वजह से। तो उसके नतीजे में सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगी न्यूट्रोफिल्स की, यानी न्यूट्रोफिल्स जो है वो यानी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, सिक्वेस्टर हो जाएंगे। ये प्राइम न्यूट्रोफिल्स जो है वो फिर एक्टिवेट होंगे बाय द फैक्टर्स जो कि हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवा रहे हैं उस ट्रांसफ्यूज ब्लड के प्रोडक्ट में मौजूद है वो फैक्टर्स, उनकी वजह से ये एक्टिवेट होंगे और फिर जो है इनको ये सेकंड हिट मिलेगा। ये बनाता है सेकंड हिट कि यानी ये ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड वाले फैक्टर उनको एक्टिवेट करें। अब लीडिंग जो सेकंड हिट कैंडिडेट है वो असल में एक एंटीबॉडी है
जो कि हमारे ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड की प्रोडक्ट है। ये एंटीबॉडी एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करेगी जो एंटीजेंस न्यूट्रोफिल्स के ऊपर एक्सप्रेस हुए हुए होते हैं। बाय फार द मोस्ट कॉमन जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ट्राली में इस कंडीशन में वो होती हैं जो कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1 एंटीजेंस को बाइंड करती हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ फाउंड होती हैं ज़्यादातर मल्टीपेरस वुमेन में, जिनमें ये जनरेट होती हैं इन रिस्पॉन्स टू द फॉरेन MHC एंटीजन एक्सप्रेस्ड बाय द फीटस। ठीक है, फॉरेन जो MHC एंटीजन बने हैं फीटस की वजह से, तो इसलिए ये मल्टीपेरस वुमेन में हमें ज़्यादातर मिलती है इस तरह की एंटीबॉडीज़, सेकेंड हिट जो करवाती है। Indeed, measures to exclude the multiparous women from the plasma donation have resulted in this incidence of ट्राली being cut in half। यानी हम मल्टीपेरस वुमेन को कहते हैं कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट ना करें, तो इससे जो है ट्राली का इंसिडेंस कम हुआ है, आधे से आधा कम हो चुका है, क्योंकि मेन कल्प्रिट एंटीबॉडीज इन्हीं मूवमेंट्स में होती हैं जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन जो है वो ड्रामेटिक है कि इसमें सडन ऑनसेट होगा रेस्पिरेटरी फेलियर का, जो एसोसिएटेड होगा डिफ्यूज़ बायलेटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन के साथ, जो कि बिल्कुल ड्यूरिंग या सून आफ्टर ट्रांसफ्यूजन हमें मिलेगी, डिफ्यूज़ बायलेटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन। इसका ट्रीटमेंट जो है ज़्यादातर सपोर्टिव ही होता है और आउटकम इसका गार्डेड होता है। मोर्टेलिटी 5% केसेस में होती है अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में, और 67% होगी उन लोगों में मोर्टेलिटी जो कि सीवियरली इल है। लास्ट रह गया इसमें इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस। वर्चुअली कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जो कि ट्रांसमिट होता है हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स में से, लेकिन बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस जो है ना ये मोस्ट लाइकली हैं कि ये ट्रांसमिट हो। सिग्निफिकेंट बैक्टीरियल कंटेमिनेशन जो है वो सफिशेंट होती है कि वो सिम्टम्स कॉज कराए, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है प्लेटलेट प्रिपरेशंस में। ठीक है, बनिस्बत रेड सेल की प्लेटलेट वाले ज़्यादा कंटेमिनेटेड होते हैं बैक्टीरिया से, क्योंकि फैक्ट है कि प्लेटलेट्स जो है ना वो अनलाइक द रेड सेल्स ये रूम टेम्परेचर पे स्टोर्ड होते हैं, किए जा सकते हैं, तो ये फेवर करता है बैक्टीरियल कंटेमिनेंट्स की ग्रोथ को। अब रेट जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सेकेंडरी टू द प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन वो एज हाई है तकरीबन 1 in 5000 है। मैनी ऑफ द सिम्टम जैसे फीवर, चिल, हाइपोटेंशन, ये बिल्कुल उसी तरह के सिम्टम है जो कि हमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में मिले, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो प्रोस्पेक्टिवली सिम्टमेटिक पेशेंट्स में स्टार्ट कर दें वाइल अवेटिंग द लेबॉर्ट्री रिजल्ट्स। ठीक है, यानी पेशेंट्स को कुछ सिम्टम आ रहे हैं, हम जब तक लैब्स फाइंडिंग हमें मिले तो हम उनको एंटीबायोटिक्स दे ही देंगे कि मतलब उनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की वजह से इन्फेक्शन तो हुआ ही हुआ होगा, तो दे देनी चाहिए। Advances in the donor selection, donor screening, infectious disease testing have dramatically decreased the incidence of viral transmission by the blood product। ठीक है, स्क्रीनिंग वगैरह की वजह से। However, रेयर ओकेजन्स में जब डोनर जो है अक्यूटली इन्फेक्टेड होता है ना, तो उसमें जो है स्टिल जो है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड ट्रांसमिशन होगी वायरसेस की। अब HIV का, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B का जो ट्रांसमिशन का रेट है वो 1 in 2 million होता है, या फिर 1 in 1 million एंड 1 in 5 lakh रिस्पेक्टिवली। तो इसमें जो है मतलब ये इनका अलग अलग से रेशो लिखा हुआ है। कुछ जो है लो रिस्क भी है एक्जोटिक इन्फेक्शियस एजेंट का, जैसे कि वेस्ट नाइल वायरस, ट्रिपेनोसोमियासिस और बेबीसोसिस। तो इस तरह के इन्फेक्शियस एजेंट का वैसे तो नॉर्मली लो रिस्क है। अब चैप्टर ख़त्म होने से जो सेकंड लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द स्प्लीन एंड थाइमस। स्प्लीनोमेगैली, पहले इसमें लिखा है कि स्प्लीन जो है फ्रीक्वेंटली वाइड वैरायटी ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़ में इन्वॉल्व होती है। वर्चुअली सारे इंस्टेंसेस में स्प्लीन जो है कैसे रिस्पॉन्ड करती है कि वो बड़ी हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है स्प्लीनोमेगैली। ये एक एल्ट्रेशन है जो कि प्रोड्यूस करती है सेट ऑफ स्टीरियोटिपिकल साइंस एंड सिम्टम। अब स्प्लीनिक इन्लार्जमेंट की इवेल्युएशन जो होती है ना वो एड होती है बाय द रिकॉग्निशन ऑफ द यूजुअल लिमिट्स ऑफ स्प्लीनोमेगैली प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेसिफिक डिसऑर्डर। यानी कितनी जो है स्प्लीनिक इन्लार्जमेंट हुई है स्पेसिफिक डिसऑर्डर में, उसको हम एवेल्युएट करते हैं। तो इट वुड बी एरोनियस टू एट्रीब्यूट एन इनलार्ज स्प्लीन पुशिंग इनटू द पेल्विस टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है, इतनी ज़्यादा जो है इसमें इनलार्ज हो जाती है।
या फिर टू एंटरटेन अ डायग्नोसिस ऑफ CML एंड द एब्सेंस ऑफ स्प्लीनोमेगैली। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि ये गलत होगा कि अगर हम ऐसे कहें, एरोनियस होगा कि हम ऐसा कहें कि मतलब इनलार्ज स्प्लीन जो है वो पेल्विस में पुश करेगी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में, या अगर हम ऐसा करें कि कहें कि CML की जो डायग्नोसिस है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया की, वो हमें स्प्लीनोमेगैली के बगैर मिल रही है, तो ये ऐसा कहना गलत है। तो डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ स्प्लीनोमेगैली के हिसाब से ग्रुप किए गए हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिकली क्या प्रोड्यूस करेंगे। एक तो मैसिव स्प्लीनोमेगैली होगी जिसमें जो इसका वेट है वो 1000 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी होती है मॉडरेट स्प्लीनोमेगैली जिसमें इसका वेट 500 to 1000 ग्राम होगा। और इसके अलावा तीसरी माइल्ड स्प्लीनोमेगैली जिसमें 500 ग्राम से भी कम का इसका वेट होगा। तो सबसे ज़्यादा जो मैसिव स्प्लीनोमेगैली है 1000 ग्राम से बड़ी वाली स्प्लीन का वजन का, वो माइलो प्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म में, जैसे क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस, इनमें हमें मिलता है। इसके अलावा सर्टेन जो इंडोलेंट ल्यूकीमिया है जैसे CLL और हेरी सेल ल्यूकीमिया, इनमें बहुत ही मैसिव स्प्लीनोमेगैली, कुछ लिम्फोमाज में भी, और इन्फेक्शियस डिजीज़ में मलेरिया में और गॉशर डिजीज़ में हमें मैसिव स्प्लीनोमेगैली मिलेगी। मॉडरेट स्प्लीनोमेगैली जो है, अब ये जो पॉइंट्स है ना ये अच्छी तरह से रटने वाले हैं, याद करने वाले हैं, SCQ वगैरह आ सकता है, वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मॉडरेट स्प्लीनोमेगैली के बारे में बात करें तो ये क्रोनिक कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगैली होती है जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन या फिर स्प्लीनिक वेन के ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से होती है। इसके अलावा अक्यूट ल्यूकीमियाज में भी मॉडरेट मिलेगी। और डिसऑर्डर्स जो कि एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस के होते हैं जैसे कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, थैलेसीमिया, मेजर ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, अमाइलोइडोसिस, निमेनपिक डिजीज़, बहुत से इन्फेक्शंस जिनमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी आ जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, सार्कोइडोसिस, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा या सार्कोमा, तो इन सब में मॉडरेट से हमें स्प्लीनोमेगैली मिलेगी। अब माइल्ड वाली, बिल्कुल ही माइल्ड, जिसमें 500 से भी कम जो है इसका वेट होगा, वो अक्यूट जो स्प्लीनाइटिस हो जाती है ना, इन्फ्लामेशन स्प्लीन की, उसमें अक्यूट जो कंजेशन होगी स्प्लीन की। इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में भी माइल्ड है। मिस्केलेनियस डिसऑर्डर्स जिनमें सेप्टिसीमिया, SLE और इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस आ जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस जो कि एसोसिएटेड होते हैं इन डिजीज़ के साथ, वो रेलेवेंट सेक्शंस में हम पढ़ेंगे और उन चैप्टर्स में। जो क्रोनिकली इनलार्ज स्प्लीन होती है ना, वो ऑफन रिमूव कर रही होती है एक्सेस नंबर ऑफ 1 या मोर ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड को, तभी वो क्रोनिकली इनलार्ज हुई है। तो उसके नतीजे में अनीमिया हमें मिलेगा, ल्यूकोपीनिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि वो रिमूव कर रही है ना इन प्रोडक्ट्स को। तो इसको हम कहते हैं हाइपर स्प्लीनिज्म। देखिए ये नया नाम आ गया, हाइपर स्प्लीनिज्म एक स्टेट है जो कि एसोसिएटेड होती है मैनी ऑफ द डिजीज़ जो कि हमने पहले बताई। तो इन एडिशन टू द प्लेटिलेट्स जो कि पार्टिकुलरली ससेप्टेबल होते हैं टू द सिक्वेस्ट्रेशन इन द इंटरस्टाइसेस ऑफ द रेड पल्प, एज अ रिजल्ट thrombocytopenia is more prevalent and severe in the persons with the splenomegaly than is the anemia or neutropenia। यानी क्योंकि प्लेटलेट्स जब वहाँ ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं तो जिनकी स्प्लीन बड़ी हुई होगी, स्प्लीनोमेगैली होगी, तो उनमें अनीमिया और न्यूट्रोपीनिया की निस्बत हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो ज़्यादा मिलेगी। दैट्स इट। तो हम स्प्लीनोमेगैली हमने पढ़ा, ये लास्ट टॉपिक हम इरफान मसूद से भी देख लें। ये रेफ़र करता है कि इनलार्जमेंट हो जाए स्प्लीन की। कॉजेज़ इसके 3 बड़े कॉज हैं, मैसिव स्प्लीनोमेगैली 1000 से ग्राम से ज़्यादा वाली, मॉडरेट एंड देन माइल्ड, ठीक है, इनका वेट है। मैसिव वाली हमें क्रोनिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में या माइलोइड ल्यूकीमिया, और हेरी सेल ल्यूकीमिया और मलेरिया में बहुत ही मैसिव स्प्लीनोमेगैली। अब तो ये याद होने चाहिए, ठीक है, रट लें इनको। मॉडरेट स्प्लीनोमेगैली हमें हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, देखिए ब्लड वाले जो डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, थैलेसीमिया, मेजर अमाइलोइडोसिस और निमेनपिक डिजीज़ भी हैं। और माइल्ड वाली अक्यूट स्प्लीनाइटिस में इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस, अक्यूट जब स्प्लीनिक कंजेशन हो और सेप्टिसीमिया जब हो जाए, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें ये टॉपिक। अब बस इस यूनिट का लास्ट हमारा टॉपिक रहता है जो कि डिसऑर्डर्स ऑफ द थाइमस। जैसा कि वेल नोन है कि थाइमस जो है उसका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है टी सेल की डिफरेंशिएशन के अंदर, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है, और इसीलिए कि थाइमस जो है ना वो इन्वॉल्व होता है लिम्फोमास में, लिम्फोमास से इन्वॉल्व होता है, पार्टिकुलरली जो टी सेल लीनिएज के होते हैं, जो हमने इस चैप्टर में शुरू में डिटेल में पढ़ लिए हैं।
यहाँ पे जो फोकस होगा वो दो मोस्ट फ्रीक्वेंट एल्बेट जो स्टिल अनकॉमन डिसऑर्डर्स हैं थाइमस के, उन पे होगा। इतने कॉमन नहीं है। एक थाइमोमा, दूसरा थाइमिक हाइपरप्लेजिया। थाइमिक हाइपरप्लेजिया जो है क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाए थाइमस की, जो कि एसोसिएटेड होती है, इसमें प्रेजेंस मिलेगी हमें लिम्फोइड फॉलिकल्स की या जर्मिनल सेंटर्स की मेड्यूला के अंदर। ठीक है, अब ये जर्मिनल सेंटर्स जो इनमें रिएक्टिव बी सेल्स होंगे जो कि सिर्फ प्रेजेंट होते हैं स्मॉल नंबर्स में हमारे नॉर्मल थाइमस में, लेकिन इस कंडीशन में ये जर्मिनल सेंटर्स में बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव बी सेल्स मिलेंगे। थाइमिक फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया जो होता है ना, ये बहुत से पेशेंट्स में मिलता है, माइस्थेनिया ग्रेविस वालों में, और कभी कभार ये ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि SLE और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हमें यह हाइपरप्लेजिया मिलता है। रिलेशनशिप थाइमस का और माइस्थेनिया ग्रेविस का हम चैप्टर 22 में देखेंगे। यहाँ पे जिसकी सिग्निफिकेंस है, रिमूवल जो है थाइमिक हाइपरप्लास्टिक थाइमस का, वो ऑफन बेनिफिशियल होता है अर्ली डिजीज़ में। अगला है थाइमोमा। थाइमोमा असल में ट्यूमर होता है थाइमिक के एपिथेलियल सेल्स का। ठीक है, एपिथेलियल। अब सेवरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है थाइमोमा की जो कि साइटोलॉजिक और बायोलॉजिक क्राइटेरिया प्रपोज करती हैं। एक सिंपल क्लिनिकली यूजफुल क्लासिफिकेशन कौन सी है, एक तो है बिनाइन इनकैप्सुलेटेड थाइमोमा जो साइटोलॉजिकली और बायोलॉजिकली क्या होगा, बिनाइन होगा। दूसरा मेलिग्नेंट थाइमोमा, अब उसमें टाइप 1 है जो साइटोलॉजिकली तो बिनाइन है लेकिन इनफिल्ट्रेट भी करता है और लोकली बहुत एग्रेसिव है। अगला टाइप 2 है जिसको थाइमिक कार्सिनोमा कहते हैं, तो ये साइटोलॉजिकली और बायोलॉजिकली जो है दोनों ही मेलिग्नेंट होगा। अब हम मॉर्फोलॉजी देखें तो मैक्रोस्कोपिकली हमें जो थाइमोमास हैं वो लोब्यूलेटेड से फर्म और ग्रे वाइट मैसेस नज़र आएंगे जो कि 15 से 20 सेंटीमीटर डायमेंशन के होंगे। ज़्यादातर ये इनकैप्सुलेटेड या प्योर होते हैं, लेकिन 20 से 25% में ये कैप्सूल को अंदर जाके पेनिट्रेट करेंगे और इन्फिल्ट्रेट कर देंगे पेरीथाइमिक टिश्यू को, उसको इन्फिल्ट्रेट करेंगे। ये हो गया मैक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोपिकली वर्चुअली सारे जो थाइमोमास हैं ना, ये कंपोज हुए होते हैं थाइमोसाइट्स के, यानी इमैच्योर टी सेल्स के बने होते हैं। सबसे पहले बिनाइन थाइमोमास की बात करें तो एपिथेलियल सेल्स जो है इसमें हमें स्पिंडल्ड या फिर इलोंगेटेड नज़र आएंगे, और ये बिल्कुल उस तरह रिजेंबल करते हैं जैसे कि नॉर्मल पॉपुलेशन हमें मेडुला में मिलती है। जिस तरह के मेडुला को नॉर्मली पॉपुलेट कर रहे हैं उस तरह के स्पिंडल या इलोंगेटेड सेल्स मिलेंगे ये एपिथेलियल सेल बिनाइन थाइमोमा में। अब इसके नतीजे में समटाइम हम इसको मेडुलरी थाइमोमा भी कहते हैं क्योंकि उस तरह के सेल्स मिल रहे हैं हमें जैसे मेडुला में। बाकी जो ट्यूमर्स हैं उनमें एडमिक्सचर मिल सकता है हमें प्लम्पर, राउंडर या कॉर्टिकल टाइप के एपिथेलियल सेल, वहाँ मेडुला जैसे इसमें कॉर्टिकल टाइप के भी मिल सकते हैं। अब ये जो पैटर्न है इसको हम कभी कभार मिक्स्ड थाइमोमा कहते हैं। मिक्स्ड मेडुलरी और जो ये मिक्स्ड पैटर्न दो पड़े तो ये तकरीबन 60 to 70% सारे थाइमोमा यही होते हैं। ठीक है, बिनाइन के ये सारा हमने कंप्लीट किया। अब मेलिग्नेंट थाइमोमा टाइप 1 जो है वो साइटोलॉजिकली तो ब्लैंड टाइप है लेकिन लोकली ये बहुत इन्वेजिव होगा। ठीक है, ये तकरीबन 20 से 25% सारे थाइमोमा ये वाले होते हैं मेलिग्नेंट टाइप 1, और ये ट्यूमर ओकेजनली और अनप्रिडिक्टेबली मेटास्टेसाइज भी कर जाते हैं। ये वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स के बने हुए होते हैं और रिएक्टिव थाइमोसाइट्स के। एपिथेलियल सेल्स जो हैं यूजुअली उनमें एबंडेंट साइटोप्लाज्म होगा और राउंड वेजिकुलर न्यूक्लियाई होगा, और ये जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि नॉर्मल थाइमिक कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल्स की होती है। ठीक है, और कभी कभार जो है ना स्पिंडल एपिथेलियल सेल भी मौजूद हो सकते हैं। अब एपिथेलियल सेल्स ऑफन पेलिसेड करेंगे ब्लड वेसल्स के अराउंड। क्रिटिकल जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है पेनिट्रेशन ऑफ द कैप्सूल का विद द इन्वेजन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि वो इस कैप्सूल को पेनिट्रेट कर देगा और सराउंडिंग स्ट्रक्चर को इन्वेड करेगा। अब दूसरा जो टाइप हमने कहा मेलिग्नेंट थाइमोमा टाइप 2 होता है, इसकी जो है बेटर थॉट है कि ये मतलब एक बेटर थॉट है एज अ फॉर्म ऑफ थाइमिक कार्सिनोमा, यानी ये थाइमिक कार्सिनोमा की ही टाइप है। अब ये जो ट्यूमर है ये तकरीबन 5% थाइमोमा यही होते हैं 2 टाइप वाले। मैक्रोस्कोपिकली ये हमें फ्लैशी से ऑब्वियस से इन्वेजिव मैसेस नज़र आएंगे जो कि ऑफन मेटास्टेसाइज करते हैं कुछ साइट्स को जैसे कि लंग्स को, और जब माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो ये हमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जैसा दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में है क्लिनिकल फीचर्स। तो थाइमोमास बहुत ही रेयर हैं, ये किसी भी उम्र में आ सकते हैं लेकिन ये ज़्यादातर मिडिल एज के एडल्ट्स में होते हैं। लार्ज सीरीज़ में तकरीबन 30% एसिम्टोमेटिक होते हैं, 30 to 40% जो है ना वो लोकल मैनिफेस्टेशंस के साथ आते हैं जैसे कि खांसी होगी, डिस्निया होगा, सुपीरियर वीना कैवा सिंड्रोम
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और बाकी जो हुए थाइमोमास उनमें सिस्टेमिक डिजीज़ के साथ होते हैं। मोस्ट कॉमनली मायस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट्स में कंकोमिटेंट थाइमोमा डिस्कवर हुआ 15 से 20% पेशेंट्स में, ठीक है, मायस्थेनिया ग्रेविस के साथ। तो ट्यूमर का रिमूवल जो है इम्प्रूवमेंट दिखाएगा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में। इसके अलावा मायस्थेनिया ग्रेविस के अलावा जो है ना थाइमोमास जो है और भी सेवरल पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स के साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। अब इनमें जो है रफ़ ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलती है। प्योर सेल एप्लेजिया हो सकता है, हाइपोगामाग्लोबिनीमिया या मल्टी ऑर्गन ऑटो इम्यूनिटी के में साथ भी जो है हमें थाइमोमा मिल सकता है। तो ये जो मल्टी ऑर्गन ऑटो इम्यूनिटी है इसकी जो है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ के साथ ही रिजेम्बलेंस है, उसी की तरह का होता है, ठीक है। दैट्स इट। ये हमारा बहुत ही एक्सटेंसिवली लंबा यूनिट और मुश्किल यूनिट कंप्लीट हुआ बेसिक से, रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी से, ठीक है। और ये हमने लेटेस्ट एडिशन जो है उससे कवर करने की कोशिश की, जो कि हमारा 10th एडिशन है, ठीक है। और इसको तकरीबन मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया इसके वीडियोस बनाने में, तकरीबन 2 महीने तो लग गए। तो इंशाल्लाह बाकी लेक्चर्स की भी जो है चैप्टर्स की वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, बनाऊँगी साथ साथ। लंग और ये हेमाटोपोइटिक एंड लिम्फोइड डिसऑर्डर्स वाला यूनिट, ये 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये वीडियोस बनाने का मेन मकसद यही होता है कि इतने मोटे मोटे बुक्स जो है आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं पढ़ सकते, ठीक है, एक रीड भी नहीं निकल सकती। तो इसीलिए ये वीडियोस हैं कि आप लोग इसको 2x पे भी रख के देख सकते हैं, जल्दी से एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, रिवीजन हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप जो है शॉर्ट बुक्स पढ़ेंगे तो फिर आपको ये सारा जो है रिकॉल होगा और ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।